अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम के या लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन सिस्टम के, तो उस क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर दूंगा क्योंकि ये कॉमनली क्वेश्चन तकरीबन जिसने वीडियो देखी होगी उनकी जो भी कन्फ्यूजन है तो वो आपने कमेंट्स की फॉर्म में पूछे थे, मैंने उनका रिप्लाई बनाया है। तो इस वीडियो की मदद से वो सारे क्वेश्चन जो आपके स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम के, तो उनका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम के बारे में सवाल पूछा गया है कि जो फ़ैन का प्रेशर स्विच होता है तो उसका जो डिफरेंस प्रेशर की जो सेटिंग होती है वो कितनी होती है, और अगर वो डिफरेंस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या उसमें फ़र्क पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखें कि ये जो तस्वीर बनी हुई है इसमें ये स्टेयर केस है और स्टेयर केस के बाद ये फायर जोन है जहाँ पर ये आग लगी हुई है। वो लॉबी भी हो सकती है या अकोमोडेशन स्पेस भी हो सकती है। अभी जो डिफरेंस प्रेशर इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, जो ये बीच में दीवार है तो दीवार के अंदर वाली साइड में ये स्टेयर केस है माना सीढ़ियाँ हैं, दीवार के बाहर की साइड में या अकोमोडेशन है या लॉबी एरिया है या कोई भी ऑफिस की एरिया हो सकती है। तो जो डिफरेंस प्रेशर बेसिकली मेंटेन किया जाता है ये जो स्टेयर केस और इस ये अकोमोडेशन एरिया के बीच वाली दीवार है या दरवाज़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड NFPA 92 में ये बताया गया है तो मिनिमम प्रेशर डिफरेंस होता है वो 0.05 इंच वाटर कॉलम होता है या 12.4 पास्कल होता है। वो कहाँ पर होता है, ये स्टेयर केस और ये स्मोक एरिया या एडजस्टेड अकोमोडेशन स्पेस इसे बोला जाता है। इन दोनों के बीच में जो मिनिमम प्रेशर ये बताया गया है 0.05 इंच वाटर कॉलम या 12.4 पास्कल। मगर इसका ये जो टेबल ये पे दिया हुआ है इसी में जो NFPA 92 के कोड में बताया गया जो 0.05 इंच वाटर कॉलम प्रेशर है बेसिकली वो स्प्रिंकलर जो बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हैं तो तब है ये डिफरेंस प्रेशर 0.05 इंच वाटर कॉलम या 12.4 पास्कल। तो वो कोई भी हाइट हो तो आपको ये मिनिमम प्रेशर लेना है। अगर आपकी बिल्डिंग जो स्प्रिंकलर नहीं है उसमें बिल्डिंग में स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए हैं और सीलिंग या रूफ की हाइट जो है 9 फुट है या 2.7 मीटर है, उस सूरत में आपको डिफरेंस प्रेशर जो मिनिमम रखना है 0.1 इंच वाटर कॉलम या 24.9 पास्कल रखना है। और उसके अलावा अगर स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए हैं और जो सीलिंग हाइट है वो 15 फुट है या 4.6 मीटर है तो उस सूरत में 0.14 इंच वाटर कॉलम 34.8 पास्कल रखना है मिनिमम डिफरेंस प्रेशर। अगर हाइट जो है तो वो 21 फुट है तो सीलिंग की, तो उस सूरत में या 21 फुट है या 6.4 मीटर है तो मिनिमम डिफरेंस प्रेशर 0.18 इंच वाटर कॉलम या 44.8 पास्कल रखना चाहिए। जो डिफरेंस प्रेशर बताया गया है तो जब दरवाजे बंद हो, जैसे ये स्टेयर केस है और ये स्मोक एरिया है या फायर जोन है जहाँ पर आग लग रही है तो अकोमोडेशन स्पेस भी हो, तो उसमें ये बताया गया जब दरवाजे बंद हो उस कंडीशन में ये जो आपको डिफरेंस प्रेशर रिकमेंड किया गया है तो वो मिनिमम प्रेशर ये होना चाहिए जो ये टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब बात है तो सवाल ये जो डिफरेंस प्रेशर कम हो जाए तो ये मिनिमम जो रेंज दी हो इससे प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा। जो यहाँ पर स्मोक जोन में या फायर जोन में ये आग लगी है तो आग लगने के बाद ये जो धुआं निकलेगा या धुआं पैदा होगा तो जिसे हम स्मोक बोलते हैं तो वो स्मोक ये ट्रांसफ़र होगी स्टेयर केस के अंदर चली जाएगी, वो इन्फिल्ट्रेट होगी। तो जो लोग अंदर से जैसे बिल्डिंग से निकल रहे हैं स्टेयर केस की मदद से एवेक्यूएट होना चाह रहे निकलने या फायर से बचना चाह रहे तो वो धुआं फिर स्टेयर केस में अंदर जाएगा तो जो लोग होंगे उनकी लाइफ को थ्रेट होगा क्योंकि वो स्मोक जो है लोगों के सांस में जाएगी और लोग बेहोश भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। और दूसरा स्टेयर केस के अंदर जो फायर फाइटिंग के लोग आते हैं जो फायर बुझाने के लिए वो भी स्टेयर केस की मदद से ऊपर आते हैं और फ्लोर में जाते हैं जहां आग लगी हो तो वो धुआं अगर स्टेयर केस में चला जाएगा तो फिर लोग जा भी नहीं सकेंगे, फायर को बुझा भी नहीं सकेंगे या जो लोग होंगे तो उनको भी जान का खतरा है। तो अब यहाँ पर देखें स्टेयर केस में पॉजिटिव प्रेशर दिखाया गया है और ये स्मोक या फायर जोन में ये नेगेटिव प्रेशर दिखाया गया है। ये पॉजिटिव प्रेशर स्टेयर केस में इस वजह से होता है जो फैन लगा
होता है स्टेयर केस का, वो प्रेशराइज फैन होता है। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। और फायर जोन और इस जगह पे जो जहाँ पर आग लगी या अकोमोडेशन है वो नेगेटिव प्रेशर होता है। इस वजह से तो यहाँ पर एग्जॉस्ट का फैन लगा होता है, जो स्मोक पैदा होती है आग की सूरत में उसको एग्जॉस्ट करता है। वैसे अगर वो एग्जॉस्ट का फैन नहीं चले तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, फिर वो भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अगर एग्जॉस्ट का फैन चलेगा तो वो नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव प्रेशर स्टेयरकेस के अंदर होगा तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो धुआं जो लॉबी में लगा है तो वो ट्रांसफ़र स्टेयरकेस में नहीं होगा। तो मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट जो ये मैंने आपको बताई, तो ये वाली मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में बताई हुई है। आपको बताया अगर डिफरेंस प्रेशर मैक्सिमम कितना होता है और मैक्सिमम प्रेशर से इंक्रीज हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी इसको स्टैंडर्ड में देखते हैं। स्टैंडर्ड में ये बताया गया है, जो इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड 2006 का स्टैंडर्ड है, तो उसमें ये बताया कि मैक्सिमम डिफरेंस प्रेशर 0.37 इंच वाटर कॉलम होना चाहिए, 92 पास्कल होना चाहिए। कहाँ पर जो स्टेयरकेस और ये फायर जोन है या अकोमोडेशन है उसके बीच में जो इन दोनों के जो डिफरेंस प्रेशर मैक्सिमम जो रेंज बताई गई है 0.37 या 92 पास्कल होनी चाहिए। अच्छा, NFPA 101 जो लाइफ सेफ्टी कोड है, तो उसमें ये बताया गया जो इनक्लोजर है, इनक्लोजर का मतलब जो स्टेयरकेस की जो दीवार बनी हुई है या ये जो शाफ्ट है या वेल है, तो उसमें जो आपको जो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना है वो कंडीशन स्टेक इफेक्ट या विंड, जो विंड की सूरत में या जिस हवा चलती है तो ये फैन भी उसमें भी विंड की सूरत में प्रेशर डिफरेंस होगा, या ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो वो जो मैक्सिमम प्रेशर है तो उसको मेंटेन करें, तो उस हिसाब से वर्किंग करनी चाहिए जो NFPA 101 में बताया गया है। और NFPA 101 में ये बताया गया है कि जो फोर्स हमें दरवाज़ा खोलने के लिए हमें चाहिए, जैसे क्योंकि स्टेयरकेस के अंदर पॉजिटिव प्रेशर है और लॉबी या फायर जोन या दूसरे एरिया में नेगेटिव प्रेशर है, जैसे धुआं स्टेयरकेस के अंदर नहीं जाए, तो वहाँ पर जो आप दरवाज़ा खोलें तो दरवाज़ा खोलने में जो फोर्स लगना है वो फोर्स 30 पाउंड या 133 न्यूटन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये फोर्स हमारा 30 पाउंड या 133 से ज़्यादा लगेगा तो फिर मसला क्या होगा, तो वो दरवाज़ा आपका खुलेगा नहीं। दरवाज़ा खुलेगा नहीं तो फिर ये मसला होगा, तो लोग यहाँ से एवेक्यूएट हो नहीं सकेंगे। डिफरेंस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया है। डिफरेंस प्रेशर आपको जैसे मैंने बताया 0.37 या 92 पास्कल आपको बताया, उससे ज़्यादा प्रेशर हो गया है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं और लोग एवेक्यूएट यहाँ से निकल नहीं सकेंगे, तो फिर ये लोगों की लाइफ को थ्रेट हो गया। जो एस्केप रूट है आपको वो बंद हो जाएगा, या यहाँ से फायर फाइटिंग के लोग अंदर आना है तो वो भी नहीं अंदर आ सकेंगे। यहाँ से बिल्डिंग से लोग बाहर स्टेयरकेस से निकलना चाहें तो वो भी नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा होगा तो लोग ये दरवाज़ा खोल नहीं सकेंगे। तो स्टैंडर्ड में जो मिनिमम प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर की रेंज बताई गई है उसके अंदर जो डिफरेंस प्रेशर होना चाहिए उससे न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। जैसे आपको बताया था, अगर कम प्रेशर होगा तो स्मोक स्टेयरकेस के अंदर चली जाएगी, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं और लोग यहाँ से निकल नहीं सकेंगे और फायर फाइटिंग के लोग बिल्डिंग में जा नहीं सकेंगे आग बुझाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे ये सवाल किया गया है कि अगर इंसुलेशन या कोटिंग या पेंटिंग डक्ट पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और स्मेकना के स्टैंडर्ड डक्ट की गेज के बारे में क्या बताया है, और इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि फायर रेटेड डक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों स्टेयरकेस में जो सप्लाई एयर यूज़ होती है प्रेशराइजेशन के लिए, या सप्लाई एयर या फ्रेश हम यूज़ करते हैं या एग्जॉस्ट करते हैं, तो वो सेम ही डक्टें हम यूज़ करते हैं जो HVAC के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो प्रेशराइजेशन सिस्टम में भी वही सेम ही यूज़ करते हैं और डक्टें जो हम एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक तो ये आपको जहन नशीन करना चाहिए, और दूसरी यहाँ पर चीज़ ये बताई गई कि जो प्रेशराइज एयर हम सप्लाई करते हैं ये स्टेयरकेस के अंदर, वो या GI शीट की डक्टों के ज़रिए से हम सप्लाई करते हैं
या मेसनरी शाफ्ट के ज़रिए सप्लाई करते हैं। जैसे ये शाफ्ट एक बना देते हैं और उसमें कोई भी जीआई की डक्ट नहीं यूज़ होती है, एज अ मेसनरी वो डक्ट यूज़ करते हैं और सिर्फ ऊपर कनेक्ट जीआई की डक्ट करते हैं, या फिर थ्रू आउट जीआई की डक्ट चलाते हैं और फिर उसकी ब्रांचें निकाल के फिर उसके सप्लाई एयर रजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, जो हम अगर जीआई की डक्ट करेंगे तो उसमें लीकेज बहुत कम होती है, माइनर, जबकि मेसनरी डक्ट हम यूज़ करेंगे तो उसमें 20 से 30% एयर की लीकेज होती है। लॉसेस तो होंगे, ये प्रेशर ड्रॉप तो होगा, तो मगर इसमें जो लीकेज होगी, क्योंकि मेसनरी वो बिल्कुल टाइट नहीं होती उसमें, इस वजह से स्टैंडर्ड ये बताता है कि 20 से 50% एयर लीकेज होती है। तो जो आप फैन डिज़ाइन करेंगे तो इसको जो एयर लीकेज को मद्देनजर रखते हुए उसको डिज़ाइन करेंगे। तो आप गैल्वेनाइज्ड डक्ट लगा सकते हैं या मेसनरी की एज अ शाफ्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है एचवीएसी का जो डक्ट के लिए, जैसे आपने सवाल पूछा तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है, तो एचवीएसी डक्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड जो SMECNA में, जिसे हम एचवीएसी डक्ट स्टैंडर्ड या मेटल एंड फ्लेक्सिबल बोलते हैं, या कॉमनली उसको SMECNA एचवीएसी डक्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, जो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये यूज़ होता है। और इसमें सारी डक्ट की डिटेल बताई गई है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन, बनावट या कौन सी गेज वगैरह होती है, सारी डिटेल इस स्टैंडर्ड में दी गई है। जो स्टेयर केस का जो प्रेशराइजेशन फैन है, इसके साथ ये जो डक्ट हम जीआई शीट की कनेक्ट करते हैं या मेसनरी की वो शाफ्ट बनाते हैं, तो वो बेसिकली चल रहा होता है स्टेयर केस के वो आरसीसी दीवार के अंदर चल रहा होता है, क्योंकि स्टेयर केस के चारों तरफ जो दीवार बनाती है वो आरसीसी स्ट्रक्चर की बनाई जाती है। जो दरवाजे होते हैं वो फायर रेटेड दरवाजे होते हैं, या 1 आवर या 2 आवर के फायर रेटेड दरवाजे होते हैं। जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वो भी फायर रेटेड ही स्ट्रक्चर होता है जो एनएफपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। उस सूरत में अगर आपकी जो प्रेशराइजेशन डक्ट जीआई की चल रही है या मेसनरी की इसके अंदर चल रही है, तो फिर आपको कोई भी फायर रेटेड इन डक्टों की या कंडीशन कोई भी इसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फायर रेटेड इनक्लोजर के अंदर चल रहा है, तो इसमें आपको कोई भी एडिशनल फायर रेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फायर रेटेड जो आपको कोटिंग जीआई शीट की करनी चाहिए या नहीं करनी, इस कंडीशन में ये बताया गया है कि अगर आपकी जो गैल्वेनाइजेशन डक्ट है या मेसनरी शाफ्ट है उसमें कोटिंग या पेंटिंग इंसुलेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, होनी चाहिए। वैसे अगर आपकी डक्ट वो आउटसाइड स्टेयर केस की चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेयर केस के अंदर चल रही है, तो फिर तो उसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्योंकि वो प्रोटेक्ट फायर रेटेड जोन में आ जाती है। और तो अगर आउटसाइड चल रही है तो उस सूरत में आपको डक्ट जो लगाएंगे आउटसाइड स्टेयर वेल के, तो वो फायर हैजर्ड में आ जाता है। जो वो इनक्लोजर है वो एनएफपी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो 92 का एनएफपी का स्टैंडर्ड है, उसमें ये बताया गया है कि 1 से 2 और फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। जो इसकी मेसनरी शाफ्ट अगर आप बनाएंगे स्टेयर केस से बाहर ये डक्ट चला रहे हैं, तो मेसनरी शाफ्ट जो बनाएंगे या आप वो डक्ट चला रहे तो उसकी डक्ट की जो रेटिंग होनी चाहिए 1 to 2 आवर फायर रेटेड रेटिंग होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप डक्ट सिर्फ चला रहे तो उसकी कोटिंग वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह करनी है जो फायर रेटेड हो। अगर मेसनरी चला रहे तो 1 से 2 आवर फायर रेटेड रेजिस्टेंट की होनी चाहिए, जो NFPA 101 और NFPA 92 में बताई गई है। मैं इसको समराइज करूं तो इंसुलेशन या कोटिंग जो डक्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर शाफ्ट वेल के अंदर आपकी जीआई शीट की डक्टें चल रही हैं या मेसनरी शाफ्ट चल रही हैं, अगर शाफ्ट के बाहर चल रही हैं तो फिर आपको उसकी इंसुलेशन या कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है जब आपकी डक्ट जो चल रही है किसी इनक्लोजर में नहीं है। अगर इनक्लोजर में चल रही है तो मेसनरी की जो डक्ट आप चलाएंगे तो उसको आपको 1 से 2 आवर फायर रेटेड होना ज़रूरी। और दूसरा स्टैंडर्ड SMECNA का बताया गया HVAC डक्ट कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड है। जैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें डक्ट की सिलेक्शन हम करते हैं फ्लो के हिसाब से। फ्लो के हिसाब से डक्ट की साइज़ बढ़ती है, फिर उस साइज़ के हिसाब से डक्ट की गेज फाइनलाइज होती है। तो वही स्टैंडर्ड में बताया गया है, तो उसको आपको फॉलो करना है। और फायर रेटेड डक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी, फायर रेटेड आपकी अगर मेसनरी इनक्लोजर के अंदर है तो फायर रेटेड की उसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सवाल किया गया है कि कौन से केस में हमें सेंट्रीफ्यूगल फैन लगाना चाहिए और दूसरा कौन से केस में हमें एक्सियल फैन जो प्रेशराइजेशन ये जो सिस्टम में
हम फ़ैन लगा रहे हैं तो वो किस कंडीशन में फ़ैन लगाना चाहिए। इन दोनों का जो स्टैंडर्ड ये बताए कि जो सप्लाई एयर फ़ैन, जो प्रेशराइजेशन फ़ैन होता है, तो वो आप सेंट्रीफ्यूगल का भी फ़ैन लगा सकते हैं या एक्सियल भी फ़ैन लगा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड में दोनों की इजाज़त है प्रेशराइजेशन सिस्टम में। अच्छा, एक्सियल फ़ैन जनरली वो एप्लीकेशन के लिए होता है जहाँ फ्लो ज़्यादा चाहिए और प्रेशर उसका लो हो, तो उस कंडीशन में हम इसको एक्सियल फ़ैन को यूज़ करते हैं। और जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा फ़ैन है, तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा एयर का प्रेशर बनाए, फ्लो तो वो भी ज़्यादा बनाता है और एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हमारा प्रेशराइजेशन फ़ैन जो है सेंट्रीफ्यूगल हम यूज़ करते हैं। एक्सियल फ़ैन वहाँ पर जहाँ फ्लो ज़्यादा और प्रेशर कम हो, और सेंट्रीफ्यूगल यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ फ्लो भी ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन यूज़ करना चाहिए। और एक्सियल फ़ैन बेसिकली वो उसकी इंस्टॉलेशन कास्ट भी इसकी कम होती है और इसकी परचेजिंग कास्ट भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन के हिसाब से। तो अगर आपको चॉइस करनी है एक्सियल फ़ैन या सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन, तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कहाँ लगा रहे हैं। अगर नीचे लगा रहे हैं जहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, या बीच में लगा रहे हैं तो प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए क्योंकि एक्सियल फ़ैन यूज़ करेंगे वो कास्ट भी उसकी कम है और ज़्यादा प्रेशर चाहिए और फ्लो भी चाहिए, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के हिसाब से कहाँ फ़ैन लगाया जा रहा है और किस सूरत में इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, और आप बिल्डिंग की नौइयत को देखकर और इंस्टॉलेशन की लोकेशन को देखकर इन दोनों फ़ैनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल किया गया कि स्टेयरकेस में जो डक्ट उसको ट्रेवल जो ग्राउंड फ्लोर तक करनी चाहिए या ये डक्ट सिर्फ टॉप फ्लोर पे ही लगानी चाहिए। जैसे ये प्रेशराइजेशन फ़ैन है, इसकी डक्ट यहाँ पर जैसे नज़र आ रही है थ्रू आउट नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ रही है। किसी में हम डक्ट प्रेशराइजेशन फ़ैन की देते सिर्फ ऊपर से ही कनेक्ट कर देते हैं, शाफ्ट में वो कनेक्ट नहीं करते, तो यहाँ पर वो सवाल पूछा गया है। तो ये जो प्रेशराइजेशन एयर सिस्टम में जो डिलीवर हम एयर करते हैं वो जीआई डक्ट के ज़रिए से करते हैं या मेसनरी शाफ्ट के ज़रिए से करते हैं, ये तो आपको ज़हन नशीन करना चाहिए। इसका कहने का मकसद ये बताया गया है कि जो प्रेशराइजेशन फ़ैन है तो वो हम जीआई की डक्ट चलाकर थ्रू आउट नीचे तक वो सप्लाई करेंगे और एयर आउटलेट होगी। एक तो ये तरीका है, और दूसरा मेसनरी की शाफ्ट हम यूज़ करेंगे, उसमें डक्ट सिर्फ ऊपर से जीआई की कनेक्ट करते हैं और मेसनरी के ज़रिए से हमारी एयर जाती है और उसके आउटलेट पे हम ग्रिल लगाते हैं। तो इन दोनों सूरतों में हम वैसे यूज़ करते हैं प्रेशराइजेशन एयर की सप्लाई। तो एक कंडीशन तो ये, और दूसरी ये कंडीशन है तो जीआई की जो डक्ट हम लगाते हैं वो ट्रेवल टॉप फ्लोर पे होती है। जैसे ये एक हमारी शाफ्ट है, ये स्टेयर केस नहीं है, वैसे लिफ्ट वेल है या एलिवेटर की हाइस्ट वे, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं तो इसमें ऊपर फैन लगा कर डक्ट इसकी ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं वेल के बिल्कुल टॉप में, और ये जीआई की डक्ट होती है और अंदर कुछ भी खाली होता है, कुछ भी डक्ट नहीं चल रही होती है। जहाँ ये फैन नीचे लगा लेते हैं और डक्ट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, सिर्फ एक ही ओपनिंग देते हैं, इस सारी शाफ्ट को प्रेशराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गैल्वनाइज डक्ट जो चलती है या ट्रेवल करती है टॉप टू बॉटम चलती है नॉर्मली। अगर मेसनरी की डक्ट आप यूज़ करें तो गैल्वनाइज डक्ट जो है आपको फ़ैन कनेक्शन के लिए यूज़ होगी। जैसे अगर आप यहाँ पर स्टेयर केस में ही अगर सिर्फ शाफ्ट चलाएं या मेसनरी की डक्ट चलाएं जो जीआई की नहीं हो, तो उस सूरत में आपकी डक्ट मेसनरी की है तो आउटलेट आप कनेक्ट करेंगे, ऊपर सिर्फ जीआई की करेंगे, एक तो वो कंडीशन है। और दूसरी अगर थ्रू आउट जीआई चलें तो फिर थ्रू आउट जीआई चलती रहेगी और आउटलेट कनेक्ट होगा। या इस तरह की वेल है या इस तरह की शाफ्ट है, सिर्फ आपकी थ्रू आउट मेसनरी की है, तो फिर आप सिर्फ ऊपर से जीआई की डक्ट कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि जो लिफ्ट और स्टेयर के प्रेशराइजेशन फ़ैन है तो वो दोनों सेम टाइप के होते हैं या उन फ़ैनों में फ़र्क होता है। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें ये बताया गया है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन आप यूज़ कर सकते हैं या एक्सियल फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों आप लिफ्ट वेल या स्टेयर वेल के लिए ये दोनों फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। और इन फ़ैनों की कैपेसिटी डिपेंड करती है कि जो सिस्टम लगा हुआ है तो बिल्डिंग वो कितने फ्लोर की है, तो उस हिसाब से फ्लो आपका डिसाइड होगा
प्रेशर स्टैटिक वो कितना होगा वो भी डिपेंड करता है कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है और डक्ट की साइज़ क्या है या फैन का फ्लो कितना है, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। पावर भी उस पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कैपेसिटी वगैरह या स्टेयर वेल की कितनी होनी चाहिए या लिफ्ट वेल की कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी बिल्डिंग पे डिपेंड करता है और बिल्डिंग के हिसाब से रूट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हुए उसकी जो फ्लो, स्टैटिक, प्रेशर, पावर वगैरह हम फाइनल करते हैं। हम अगर लिफ्ट और स्टेयरवेल में दोनों में ये एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल फैन आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि कितने जो आउटलेट हम ये ग्रिल लगाते हैं जो सप्लाई एयर प्रेशराइजेशन फैन के लिए, तो वो कितने लगने चाहिए। दोस्तों इसका ये जो आउटलेट हम बिल्डिंग में लगाते हैं सप्लाई एयर के लिए, वो डिपेंड करता है बिल्डिंग और सिस्टम की कंडीशन पे। तो वो सप्लाई एयर के आउटलेट ग्रिल वो इंस्टॉलेशन उसकी जैसे 1 आउटलेट एट ईच फ्लोर, हर फ्लोर पर एक आउटलेट। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रेशराइजेशन फिर टॉप पे लगा हुआ है और हर फ्लोर पे एक आउटलेट ग्रिल निकल रही है, तो वो एक आउटलेट भी निकल सकता है सप्लाई एयर का, हर फ्लोर पे एक आउटलेट ये ग्रिल लग सकती है। और दूसरा 1 आउटलेट एट अल्टरनेट फ्लोर, अल्टरनेट फ्लोर का मतलब है एक फ्लोर छोड़ के दूसरे पे देखिए ये ग्रिल लगी हुई है, एक फ्लोर छोड़ के दूसरे पे ये ग्रिल लगी हुई आउटलेट, तो एक आउटलेट अल्टरनेट फ्लोर पे भी लग सकता है। एक आउटलेट मैक्सिमम 3 फ्लोर पे के लिए लग सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक आउटलेट लगा हुआ है, 1 2 3 फ्लोर छोड़ के फिर एक आउटलेट, तो मैक्सिमम जो एक आउटलेट वो 3 फ्लोर के लिए भी लग सकता है। और इसके अलावा 1 आउटलेट फॉर थ्रो आउट आपकी जो स्टेयर केस है या लिफ्ट लॉबी है उस पर एक आउटलेट भी लग सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये लिफ्ट वेल का दिखाया गया, एक आउटलेट निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिज़ाइनर पे भी। 3 फ्लोरों के लिए एक आउटलेट लगाएंगे तो फिर आपकी जो आउटलेट की साइज़ भी बढ़ जाएगी और फ्लो भी वो बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप प्रॉपर या इक्वल करना चाहते तो हर फ्लोर पे एक आउटलेट लगाएं। अगर वो आपकी शाफ्ट थ्रू आउट ओपन है तो वहाँ पर एक आउटलेट लग सकता है थ्रू आउट के लिए। तो ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे और साइट की कंडीशन देखकर, तो कौन सा भी हर फ्लोर पे आउटलेट लगाना है, अल्टरनेट फ्लोर पे आउटलेट लगना है, या 3 फ्लोरों के लिए एक आउटलेट लगाना है, या थ्रू आउट के लिए एक आउटलेट लगाना है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन डिपेंड करती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है डक्ट शाफ्ट के लिए, वो स्टेयर केस या लॉबी के लिए वो किस तरह से होता है। तो वहाँ पर देखिए मुख्तलिफ हम ज़्यादातर जो हाई राइज बिल्डिंग में ये स्टेयर केस की डक्ट शाफ्ट लगाते हैं, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल नॉर्मली डक्ट के ज़रिए से होती है और उसमें एडजासेंट सामने वो प्रेशराइजेशन स्पेस भी दी जाती है। जैसे यहाँ पर ये 3 हमारी प्लान व्यू या टॉप व्यू दिखाए गए, देखिए ये हमारी स्टेयरवेज है और ये लॉबी है। अगर प्रेशराइजेशन आप सिस्टम स्टेयरवे लॉबी दोनों करना चाहते हैं तो फिर वो शाफ्ट आप इस तरह से, या डक्ट मेसनरी की हो या जीआई शीट की डक्ट इस तरह से लगाएंगे तो वो जो प्रेशराइजेशन एयर जो ग्रिल आप सप्लाई के लिए देंगे तो वो आपकी स्टेयरवेल में भी जाए और लॉबी में भी जाए। तो यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है, डी है प्रेशराइजेशन डक्ट, तो ये प्रेशराइजेशन डक्ट डाली हुई है। और पी प्रेशराइज एयर इनलेट, तो प्रेशराइज यहाँ पर इनलेट लॉबी में हो रहा है और ये स्टेयर केस में हो रहा है। और दूसरा इस तस्वीर में देखें यहाँ पर जो स्टेयरवेल और टॉयलेट है तो यहाँ पर शाफ्ट दी गई है, लॉबी यहाँ पर दूर है। तो ये टॉयलेट के बाद जो शाफ्ट दी गई है तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी डक्ट से ये ग्रिल लग सकती है, स्टेयर केस में आ सकती है। मगर यहाँ के एक आपको डैश दिखाया गया ये ब्रांच डक्ट है, तो जीआई की आप नॉर्मली चला सकते हैं, फिर वो प्रेशराइजेशन की ग्रिल आपकी लॉबी के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह दूसरी यहाँ पर दी हुई है, डक्ट चलाई हुई है और लॉबी को ये प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि स्टेयर केस और लॉबी दोनों कंबाइन है। तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट में ये बताया कि अगर सिंगल फैन आप लगा सकते हो वर्टिकल डक्ट के लिए तो उसमें शार्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच हर फ्लोर पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे शार्ट ब्रांच है वो कर सकते हैं, या बगैर ब्रांच के आपकी वो डायरेक्ट डक्ट के साथ वो सप्लाई एयर ग्रिल लग सकती है। तो नॉर्मली जैसे होता है एक हम टॉप पे फ्लोर लगाते हैं और डक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है।
और उसके अलावा मल्टीपल प्लांट सर्व करते हैं मल्टीपल फ्लोर के। मल्टीपल प्लांट का मतलब है एक से ज़्यादा भी फैन लग सकते हैं, एक ऊपर टॉप पे लगा है, बीच में लगा है, बॉटम पे लगा है, और मल्टीपल फैन भी लग सकते हैं और सिंगल फैन भी लग सकते हैं। इसका ये मकसद बताया मल्टीपल प्लांट्स और मल्टीपल फ्लोर। तो फ्लोर हाई राइज बिल्डिंग होती है तो उसमें इनलेट जो प्रेशराइजेशन फैन है तो वो ज़्यादा भी लग सकते हैं और एक भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो आपको डिफरेंस प्रेशर मेंटेन करना है और आपकी शाफ्ट कितनी बड़ी है। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि क्या हम स्मोक डिटेक्टर जो प्रेशराइजेशन फैन के साथ हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इसका जवाब NFPA 92A में बताया गया कि स्मोक डिटेक्टर आपके फ़ैन के इनलेट में आपको लगाना है और जैसे वो शट डाउन कर दे फ़ैन को और क्लोज कर ले इनलेट डैम्पर की मदद से, जैसे रिसर्कुलेशन स्मोक की नहीं हो। जैसे अभी ये तस्वीर में देखें, ये प्रेशराइजेशन सिस्टम हमारा लगा हुआ है तो ये स्टेयरकेस में एयर सप्लाई हो रही है और ये एग्जॉस्ट के लिए एक फैन लगाया गया है। अब ये स्मोक जो है एग्जॉस्ट से निकलेगी और फिर ये रिसर्कुलेट होकर ये प्रेशराइजेशन फैन में जा सकती है और फिर स्टेयरकेस में फिर धुआं आ सकता है, तो फिर वो तो डेंजरस हो जाएगा। इस वजह से NFPA 92 ये बताता है कि जो फैन के इनलेट है, जहाँ से फैन के एयर सप्लाई हो रही है, माना फैन के अंदर इनलेट हो रही है, तो वहाँ पर आपको स्मोक डिटेक्टर लगाना है फैन के इनलेट में। जैसे अगर स्मोक यहाँ पर फैन में अंदर जाए तो उसको शट डाउन करा दे, बंद कर दे, एयर की सर्कुलेशन नहीं हो, क्योंकि यहाँ से स्मोक एग्जॉस्ट हो रही है, फिर वही दोबारा सर्कुलेट होकर स्टेयरकेस में आ जाएगी। तो वो हमारा जो फायर जो प्रोटेक्टेड जोन है, जहाँ पर फायर नहीं जानी चाहिए या स्मोक नहीं जानी चाहिए, वहाँ स्मोक चल जाएंगे तो लोग जो स्टेयरकेस में होंगे या वो भी डेंजरस हो जाएगी उनके लिए, वो मर भी सकते हैं या उनको नुकसान भी हो सकता है। जो दूसरे फायर फाइटिंग के लोग स्टेयरकेस में जाएं फायर प्रोटेक्शन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, तो वो भी नहीं जा सकेंगे। इस वजह से NFPA 92A में बताया गया है कि फैन के इनलेट में आपको स्मोक डिटेक्टर लगाना चाहिए और वो उसके साथ वो डैम्पर होना चाहिए, जैसे अगर स्मोक आ रही है तो फिर उसको बंद करा सके। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये डक्ट है, डक्ट के साथ ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है और फायर के केस में स्मोक अगर जाएगी तो वहाँ पर इनलेट डैम्पर लगा होगा, स्मोक डिटेक्ट करके उसको बंद करवा देगा। और दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम में जो फैन को वो कहाँ पर लगाना चाहिए, कौन सी लोकेशन पे लगाना चाहिए, सवाल में ये पूछा गया है। तो आप कहीं भी फैन वो लगा सकते हैं, वो आप टॉप पे भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं, बॉटम में भी लगा सकते हैं। यहाँ एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, चार भी लग सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग पे, जो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना होता है तो उस हिसाब से। तो प्रेशर की फैन की एक तो लोकेशन एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंडीशन पे। वैसे टॉप लोकेशन हम फैन की अक्सर डिज़ाइनर जो है वो टॉप लोकेशन को प्रीफर करते हैं। नीचे लोकेशन पे लगाएंगे तो वो शॉर्ट सर्कुलेशन हो जाती है, तो हवा कम सप्लाई होती, सर्कुलेशन का मसला थोड़ा बहुत होता है। वैसे टॉप पे लगाते हैं तो वो कोई हिंड्रेंस भी नहीं होती है और सर्कुलेशन भी प्रॉपर होती है। और दूसरा यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि स्टेयरवेल में अब स्मोक कंट्रोल के लिए प्रेशराइजेशन की कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है। वैसे 4 टेक्निक यूज़ की जाती है। एक नॉन कंपनसेट प्रेशराइज टेक्निक यूज़ की जाती है। नॉन कंपनसेट जैसे प्रेशर टेक्निक में ये होता है कि जो फैन हम लगाते हैं स्टेयरकेस में, वो टॉप पे हो या बॉटम में हो, तो वो सिंगल स्पीड का फैन होता है। सिंगल स्पीड मतलब है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम उसमें सप्लाई होगा, तो वो लगाते हैं। तो वो हर आउटलेट से इसकी एयर जाएगी और डिफरेंस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फिर उसमें एक डैम्पर लगाते हैं। मोटराइज डैम्पर होता है, अगर प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया तो वो मोटराइज डैम्पर जो है खुल जाता है और एयर रिलीज़ हो जाती है। अगर एयर कम होती है तो वो मोटराइज डैम्पर इसका बंद होता है। तो इस तरह से वो बॉटम में भी लगता है, टॉप में भी लगता है और फैन जो कांस्टेंट स्पीड पे चलाया जाता है। ये वैसे ज़्यादातर वहाँ पर नॉन कंपनसेट प्रेशराइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है जहाँ पर कोई लग्जरियस अपार्टमेंट हो, जहाँ ज़्यादा एयर, जहाँ की एयर की कोई कमी नहीं हो, तो उसमें बेसिकली हमारा पावर कंजप्शन या एनर्जी लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है
और ज़्यादा ये परफेक्ट सिस्टम होता है। तो ये नॉन कंपनसेट प्रेशराइजेशन टेक्निक यूज़ होती है जिसमें कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिंगल स्पीड का फ़ैन लगाया जाता है। और दूसरी होती है कंपनसेट प्रेशराइजेशन टेक्निक। इस कंपनसेट प्रेशराइजेशन टेक्निक में जो है एयर का फ्लो मॉड्यूलेट होता है, वरना एयर का फ्लो कम ज़्यादा होता है, वो वीएफडी के ज़रिए से होता है। रिलीफ डैम्पर लगाए होते हैं, सेंसर लगाए होते हैं, जैसे प्रेशर डिफरेंस दरवाज़ा खोलने से या बंद करने से जो प्रेशर डिफरेंस हमें मेंटेन करना होता है, तो वो अगर प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया तो वो वीएफडी के ज़रिए से मोटर उसकी स्पीड कम कर देती है। तो अगर कम हो गया तो ये वीएफडी से फ़ैन स्पीड बढ़ा देता है। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला ये भी सिस्टम यूज़ होता है। और दूसरा इसके अलावा सिंगल इंजेक्शन प्रेशराइजेशन। सिंगल इंजेक्शन प्रेशराइजेशन जो ये सिस्टम होता है, इसमें सप्लाई एयर एक लोकेशन से की जाती है। मानो जैसे ये स्टेयरकेस है, सिर्फ फैन ऊपर लगा हुआ है, उससे एयर सप्लाई होगी, तो इसके मल्टी आउटलेट नहीं होते। जैसे इधर हर फ्लोर पे ग्रिल लगी हुई है तो यहाँ से आउटलेट हो रही है, एयर सप्लाई हो रही है, मगर यहाँ पर एक ही हमारा फैन लगाएगा, वहाँ से ही एयर की सप्लाई होगी, तो उसको हम सिंगल इंजेक्शन प्रेशराइजेशन बोलते हैं। वो टेक्निक होती है, ये नंबर 3 टेक्निक है। और नंबर 4 जो मल्टी इंजेक्शन प्रेशराइजेशन टेक्निक कहलाती है। ये नंबर 4 में ये होता है कि जो सप्लाई एयर हम वो एक से ज़्यादा लोकेशन से या हम आउटलेट करते हैं, मगर उसमें जो सप्लाई का सोर्स फैन होता है वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये एक फैन लगा हुआ है और इसकी आउटलेट ये मुख्तलिफ जगहों से फ्लोर में हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए ये एक फैन लगा हुआ है और ये दूसरा फैन लगा हुआ है, ये तीसरा फैन लगा हुआ है, चौथा फैन लगा हुआ है, और मुख्तलिफ फ्लोरों से आउटलेट हो रही है। तो मल्टी इंजेक्शन प्रेशराइजेशन सिस्टम में जो सप्लाई एयर मुख्तलिफ आउटलेट से हो सकती है, और उसका जो फैन जो है तो वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 4 टेक्निक वैसे जनरली यूज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टेयर के वेल में स्मोक कंट्रोल के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि हमें कैलकुलेशन का बताएं जो स्टेयर वेल प्रेशराइजेशन की, और आप हमें एक्सप्लेन करेंगे जो कैलकुलेशन लिफ्ट वेल की और लिफ्ट लॉबी के, और इन दोनों की जो डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन की स्टेयर और लिफ्ट लॉबी के आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं। जो स्टेयर वेल की कैलकुलेशन थी वो मैंने इस एग्जांपल की मदद से आपको करके दिखाई थी, जिसमें स्टेयर वेल और लिफ्ट लॉबी ये दोनों कंबाइन थे। उसकी कैलकुलेशन करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और जो मेरी इसकी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और लिफ्ट वेल की भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी। तो ये वैसे 3 वीडियो मैंने आज तक अपलोड कर चुका हूँ। ये पहली वाली वीडियो में मैंने स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल इसमें बताई। और स्टेयरवेल की प्रेशराइजेशन सिस्टम की डिज़ाइन कैलकुलेशन इस वीडियो की मदद से मैंने एक्सप्लेन की। और लिफ्ट वेल की प्रेशराइजेशन सिस्टम की डिज़ाइन कैलकुलेशन मैंने इस वीडियो की मदद से एक्सप्लेन की। तो इनकी एक्सेल शीट भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और उसकी लिंक भी नीचे दी गई है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आप क्लिक करके भी इनको देख सकते हैं। और दोस्तों दूसरा ये सवाल किया गया कि वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे जब डिज़ाइनिंग करेंगे स्टेयर केस की डक्ट को। तो दोस्तों डक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम वेलोसिटी ज़रूर कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का ये वैसे डक्टों की ये टेबल है जो मैं ऑलरेडी जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो मैंने आज तक जो है ये 3 वीडियो में बना चुका हूँ डक्ट डिज़ाइनिंग की, जैसे उसमें ये इक्वल फ्रैक्शन मेथड है और कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड है, स्टैटिक रीगेन मेथड। जो डक्ट डिज़ाइनिंग करनी होती है इन तीनों तरीकों में से भी किससे कर सकते हैं। जो नॉर्मल इक्वल फ्रैक्शन मेथड और कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड ये यूज़ होते हैं, और ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए या जहाँ पर साउंड ज़्यादा होता है तो वहाँ के लिए ये यूज़ होता है, जहाँ पर फ्लो ज़्यादा होता है काफ़ी। तो इसमें मैंने ये सारा वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, सारा तरीका इन वीडियो में बताया। वो प्रेशराइजेशन सिस्टम के लिए डक्ट डिज़ाइनिंग करेंगे तो सेम ही तरीका अगर इनकी मदद से आप हेल्प लग सकते हैं। और ये तीनों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन करेंगे डिज़ाइन स्टेयर केस की डक्ट की और उसकी ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन भी जो फ़ैन की है तो वो किस तरह से होगी वो भी हमें करके दिखाएं। दोस्तों जैसे कि मैंने
दो वीडियो ESP कैलकुलेशन की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जैसे ये वाली एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर ऑप्शन 1, ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑप्शन 2। तो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं और यही सेम ही तरीका है। और डक्ट की कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि वो 3 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें डक्ट डिज़ाइनिंग, इक्वल फ्रैक्शन, मिक्सचर, कांस्टेंट वेलोसिटी में इक्वल रिगेन मेथड। तो डक्ट डिज़ाइनिंग आप उस तरीके से करें, ESP कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये 2 वीडियो अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बाकी तरीका वही सेम ही है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका भी रिप्लाई दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।